हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर जो 6.3। ओके, जो आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है उसमें आपका चैप्टर नंबर जो सब कैटेगरी वाला जो चैप्टर है वो 6.3 वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ये चैप्टर का नाम क्या है। ओके, सो 6.3, सो प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क। ओके, सो हमने चैप्टर 6.1 देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड मिटिगेटिंग द एंटरप्राइज रिस्क। ओके, सो वहां पे भी हमने सेम चीज देखा था। ओके, वहां पे हमने एंटरप्राइज की जो रिस्क है उसके बारे में सारी चीजें देखी थी 6.1 में। फिर से बता रहा हूँ, वहां पे हमने प्रिडिक्ट भी किया था, कैलकुलेट किया था और मिटिगेट भी किया था, बट किसका? एंटरप्राइज रिस्क का। यहाँ पे हम क्या चीज करने वाले? प्रिडिक्ट, कैलकुलेट, ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क के बारे में हम सारी चीजें बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग, ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो मॉड्यूल के हिसाब से जो सारी चीजें चलने वाली है वो सारी चीजें वन बाय वन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो सिंपल शब्दों में यहाँ पे मैं बात करता करूँ तो भाई फिर बिजनेस में रिस्क होता है। ओके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का भी हो या तो फिर लोन रिपेमेंट का हो या फिर मार्केट फ्लक्चुएट का भी हो सकता है फिर। ओके, सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवर आपको और ग्रो करना है, सर्वाइवर भी करना है, साथ ही साथ उसको ग्रो भी करवाना है, तो उससे आपका जो रिस्क को पहले आपका क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना रिस्क पॉसिबिलिटी है। ओके, रिस्क तो है वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि रिस्क होगा, बट कितना होगा, कितना रुपए का होगा, लाइक कितने का होगा, वगैरह वगैरह, वो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। एंड उसके बाद उसको हैंडल करना है, ओवरकम करना है, यानी उसको हैंडल करना, मिटिगेट करो या तो फिर कम करो उसको। ओके, यानी उसको हैंडल करना उसको आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सो एक एक वर्ड पे हम फिर से चलते हैं कि प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग, ओवरकमिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत देखते हैं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन चीज। ठीक है, सो प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं। तो अभी मैंने आपको ओवरऑल तो चीज बता दी कि चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, बट फिर से प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिंग का मतलब क्या है, ओवरकम का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो भी आपका परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, सो हम इस तीन वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पहली वर्ड है आपका प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग क्या होता है? ओके, सो प्रिडिक्टिंग का मतलब है कि भाई फ्यूचर में कौन से रिस्क आ सकता है उनको पहले से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका हो गया है प्रेडिक्टिंग। देन होता है आपका कैलकुलेटिंग। अभी वहां पे मैं एक चीज बताता हूँ प्रेडिक्टिंग के। सपोज करो कि भाई एक कंपनी अगर एक एक्सपोर्ट बिजनेस करती है, तो उसे प्रिडिक्ट करना होगा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट बदलने पर आपका जो उसके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर डॉलर गिर गया तो उसके उसको नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, वो प्रिडिक्ट करना होगा। सो ये प्रिडिक्शन डेटा एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड देखकर ही हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेटिंग के बारे में। सो कैलकुलेटिंग में क्या होता है, कैलकुलेटिंग का मतलब क्या है? सो कैलकुलेटिंग का मतलब है कि भाई रिस्क का जो एग्जैक्ट आपका इफेक्ट मेजर करना होता है। मतलब कि भाई अगर रिस्क होता है तो भाई पैसा पैसा कितना खतरे में है, लाइक कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको एक्जैक्ट अमाउंट आपको कैलकुलेट करना रहता है। आई नो कि एक्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट वो जितना भी अमाउंट है तो उससे आपको एक अंदाजा आएगा कि भाई हाँ उतना मुझे सिक्योर करके चलना पड़ेगा मेरी कंपनी में से। ठीक है, फॉर रिस्क, जिसके टाइम पे मुझे ये काम है उसके लिए। ठीक है, फिर होता है आपका ओवरकमिंग। ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिसोर्स। थर्ड आपका ओवरकमिंग। तो ओवरकमिंग में क्या बोल रहे हैं? तो ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो रिस्क आइडेंटिफाइड है उसको कैसे मैनेज करें या तो फिर उसको कम कैसे करें, वो आपको बताता है ओवरकमिंग कैसे करना। तो सेम चीज आपको ये नहीं लगता कि 6.1 में आपने जो पढ़ा वही सेम चीज है, लाइक प्रिडिक्टिंग वो भी वहां पे पढ़ा, कैलकुलेटिंग वहां पे भी पढ़ा, ओवरकमिंग यानी मिटिगेट करना। ओके, यानी कम करना। ओके, सिर्फ वर्ड्स अलग उन्होंने यूज किया है, बट मेन चीज है कि मिटिगेट करने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सारी चीज आपको कवर हो चुकी है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आईसीएमआई का मॉड्यूल से। ठीक है, चलो पहली चीज क्या बोल रहे हैं? इन सिंपल टर्म्स, फाइनेंशियल रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द लूजिंग मनी ऑन द इन्वेस्टमेंट और द बिजनेस वेंचर। पहली बात मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको तीन चार सम भी आने वाले हैं। ओके, बट वो तीन चार सम नॉट फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो सिर्फ क्या होता है कि भाई आपको समझाने के लिए आपको वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह दिया है, बट आपकी एग्जामिनेशन में कोई ऐसा सम नहीं आएगा। सिर्फ आपको सम आएगा चैप्टर नंबर 2 में, और वो भी आपका वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे जो आपने इंटर में पढ़ा था एफएम में, वो ही सम आपको आने वाला है बस आपके पेपर में। बाकी पूरा थियरी टॉपिक आने वाला है। और ये चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 में मैंने पहले ही आपको वो भेजा हुआ है। ओके, जहाँ पे आपका कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो भी थियरी टॉपिक है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको थियरी टॉपिक आने वाला है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला? इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ द लूजिंग मनी ऑफ इन्वेस्टमेंट और या तो फिर बिजनेस वेंचर। यानी क्या बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि भाई आपका जो पैसा है वो लॉस होने का चांस है, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या तो फिर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। ओके, मतलब कि भाई रिस्क यही है कि भाई जो पैसा लगा है वो वापस ना आए या तो फिर लॉस हो जाए, तो उसका यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सम मोर कॉमन एंड डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूड द क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये सारे रिस्क हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके, ओके, फिर बोल रहा है फाइनेंशियल रिस्क टाइप ऑफ द डेंजर दैट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कैपिटल इंटीग्रेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल रिस्क जो बेसिकली एक
ऐसा खतरा है कि भाई जिसमें आपको कंपनी या तो फिर इन्वेस्टर अपना कैपिटल खो भी सकता है, मतलब कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको नुकसान भी हो सकता है। Financial risk the primarily influenced by the level of the financing gearing, interest cover, operating leverages and cash flow adequacy। यानी क्या बोल रहा है कि भाई जो आपका फाइनेंशियल रिस्क मेनली आपका डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल गियरिंग हो गया, लाइक फाइनेंशियल गियरिंग का मतलब क्या होता है, भाई कितना लोन लिया है तो वो आपका बताता है आपका फाइनेंशियल गियरिंग। फिर आपका इंटरेस्ट कवर, लाइक इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी कितनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज यानी फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल, और कैश फ्लो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब पे आपका डिसाइड होता है कि भाई रिस्क ज्यादा है या फिर कम है। फिर बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ द फाइनेंशियल एडॉप्ट बाय द कंपनी। ओके, यानी कि भाई कंपनी पैसा अरेंज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करती है, लोन से ही करती है या तो फिर इक्विटी से, तो उसे ही डिसाइड करने के लिए आपका फाइनेंशियल रिस्क हाई होगा या फिर लो, वो भी चेक होता है। सो फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ओके, तो आपका जो फाइनेंशियल रिस्क का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो कहाँ से है, कैपिटल स्ट्रक्चर से है। यानी भाई डेट और इक्विटी का मिक्सचर जो बोलते हैं उसको कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ने वाला है। फर्म विथ नो डेट फाइनेंसिंग हैज नो फाइनेंशियल रिस्क। इस कंपनी के पास कोई डेट ही नहीं है, ओके, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं, बट लाइक जीरो है। ओके, सो जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो फाइनेंशियल रिस्क। द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स ऑन द लेवरेज ऑफ द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी क्या बोल रहा है कि भाई बोल रहा है कि फिर फाइनेंशियल रिस्क की जो इंटेंसिटी की बात करें, ओके, कि भाई बात फाइनेंशियल रिस्क की हम इंटेंसिटी की बात पे डिपेंड करता है कि भाई कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर में लिवरेज कितना है, मतलब कि भाई डेट का जो रेशियो है वो इक्विटी के कंपैरिजन में कितना हाई है, वो यहाँ पे देखा जाता है। हाईली geared firm may faces the problem like the high cost of equity, debt funds, cash flow problems in the servicing of the debt obligation, constraint on the management control, fall in the profit available to equity holders, etc। यानी बोल रहा है कि भाई अगर कंपनी का जो भी डेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक हाईली गियर्ड है, तो उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जैसे कि भाई इंटरेस्ट या तो फिर रीपेमेंट का बर्डन बढ़ जाता है, या तो फिर कैश फ्लो में आपका प्रेशर आ जाता है, या फिर मैनेजमेंट की जो फ्रीडम है वो भी कम हो जाती है, और जो भी प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी वो भी आपका गिर जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फिर financial risk will also arise due to the short term liquidity problems, short term age of working capital inefficiencies, collection of receivable, bad debts, funds tied in excess inventories, long term operating cycles। ओके, यानी बोल रहा है कि भाई आपका जो फाइनेंशियल रिस्क सिर्फ डेट से नहीं होता है आता है, बल्कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यू से भी होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल की कमी होना, ओके, फिर कस्टमर से आपको टाइम पर पैसा ना मिलना, बैड डेट्स हो जाना, स्टॉक में ज्यादा पैसा आपका अटक जाता है, फिर क्या होता है कि भाई बिजनेस का ऑपरेटिंग जो साइकिल है वो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। सो ये सब चीजें भी फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज कर देता है। ओके, सिर्फ आपका फाइनेंशियल रिस्क में डेट भी नहीं आता है, ये सारी चीज भी इंक्लूड होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहा है, an entrepreneur needs money to launch a business whether that comes in form of loans from the family, their own savings and the investors। यानी क्या बोल रहा है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहली चीज क्या होना चाहिए, पैसा चाहिए होता है। सो ये पैसा कहीं से भी आप आ सकता है, लाइक फैमिली से लोन लेकर ले लो, या तो फिर अपना खुद का सेविंग से यूज कर लो, या तो फिर इन्वेस्टर से ले लो। ओके, जैसे अगर कोई दुकान खोलनी है आपको, ओके, तो या तो फिर आपके अपना सेविंग लगाना पड़ेगा, या तो फिर मम्मी पापा से आपको पैसा लगेगा, या तो फिर आप क्या करोगे भाई, इन्वेस्टर ढूंढ लोगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे। द फाउंडर विल बी एक्सपेक्टेड टू put their own money at the risk, whether in the form of the loan to their own business or equity in their own business। यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि भाई फाउंडर को खुद अपना पैसा रिस्क पे लगाना पड़ता है, मतलब चाहे वो अपना बिजनेस को लोन दे या तो फिर अपने ही बिजनेस में इक्विटी लगाए। एग्जाम्पल के लिए मैं सोचूं कि भाई अगर आप अपना स्टार्टअप खोल रहे हो, तो भाई सबसे पहले आपको अपने ही पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। ओके, सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीज हमने देखी है। इफ दे डू नॉट हैव एनी स्किन इन द गेम, देन अदर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द लोनिंग देम मनी। यानी ये बहुत अच्छी बात है। अब सपोज करो कि भाई अगर एंटरप्रेनर अपना खुद का पैसा नहीं लगाता, तो दूसरे लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते पैसे देने में। सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो भाई अगर आप खुद इन्वेस्ट नहीं करोगे तो दूसरे लोग क्यों करेंगे आपके बिजनेस में। ओके, तो आपके बिजनेस में आपको ट्रस्ट है तो पहले थोड़े आप भी इन्वेस्ट करो, देन उस चीज का बेनिफिट लेके दूसरों से भी आप अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट करवा सकते हो। दिस मीन दैट इफ द बिजनेस फेल, इट विल हैव repercussion for the owners even if they operate as a corporation। यानी क्या बोल रहा है कि भाई इसका मतलब है कि भाई अगर बिजनेस फेल भी हो जाता है तो भी नुकसान सिर्फ ओनर को ही उठाना पड़ेगा। ओके, चाहे वो कंपनी का नाम पे बिजनेस कर रहा हो, ओके, तो भी ओनर को ही क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी लॉस है, जो भी फेल होता है, तब जो भी चीज होती है, नुकसान होता है, फेल होता है तो लॉस होता है, तो सारी चीजें ओनर को ही उठाना पड़ेगा। ओके, सपोज करो वहां पे क्या, अगर आपने अपनी सेविंग की लगा दी थी, ओके, और बिजनेस चल ही नहीं पाया, तो जो भी लॉस होगा वो आपका पॉकेट का ही होगा, आपने जो लगाया था वो सारी चीज का ही होगा। दिस इज द एसेंस ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। ओके, ये क्या है, एसेंस ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क क्या है, बता बोलते हैं, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस विद इनसफिशिएंट फंड टू सस्टेन द ऑपरेशन ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छी बात है, ये लाइन को
मार्क करके रखो। ओके, शायद क्या पता एमसीक्यू पूछा जा सके। ओके, यानी बोल रहा है कि भाई यही आपका जो फाइनेंशियल रिस्क का मेन पॉइंट होता है। क्या क्या मेन पॉइंट है फाइनेंशियल रिस्क का? तो भाई बिजनेस स्टार्ट करना बिना इतने पैसे की कि भाई आप उसे लंबी ड्यूरेशन तक आपको चला सको। जैसे अपना रेस्टोरेंट खोला, पर पैसे सिर्फ आपको 2 महीने चलाने के ही चला पाओ, उतने ही आपके पास पैसे हैं, तो और कस्टमर जल्दी नहीं आते, तो यही आपका फाइनेंशियल रिस्क होता है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि भाई एनी न्यू बिजनेस ओनर नीड्स टू हैव साउंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एज पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। यानी इसलिए हर नए एंटरप्रेन्योर को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि भाई जो उसके ओवरऑल बिजनेस प्लान का पार्ट हो। मतलब कि भाई सिर्फ आइडिया सोचना काफी नहीं होता, पैसे का प्लान भी आपको होना चाहिए। This should show income, the projection, liquidate asset that will require to become break even, and the expected return on the investment for investors in the first 5 to 10 years time frame। यानी बोल रहा है कि भाई इसका इसमें आपको इनकम का एस्टिमेट दिखाना होगा, कितना लिक्विड एसेट चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए। और इन्वेस्टर को ब्रेक इवन पता है ना? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर होता है, जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, वहां पे आप कुछ भी प्रॉफिट कम अर्न नहीं कर रहे हो, तो वो होता है आपका ब्रेक इवन। ओके, सो ब्रेक इवन क्या होता है? आई नो कि आपको कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो एससीए में, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो होता है आपका ब्रेक इवन। ओके, तो ब्रेक इवन तक आपको पहुंचना है। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना है कि इनकम का एस्टिमेट आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कितना लिक्विड एसेट आपको चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, या तो फिर आपको इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलेगा 5 से 10 साल तक अंदर। ओके, तो ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी, इसका नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा। फेलियर टू एक्यूरेटली प्लान कुड मीन दैट द एंटरप्रेन्योर रिस्क बिजनेस क्लोजर एंड बैंकरप्सी, इन्वेस्टर्स गेट नथिंग। यानी बोल रहा है कि भाई अगर प्लानिंग सही से नहीं की, तो भाई एंटरप्रेन्योर को बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है, या तो फिर बैंकरप्सी भी हो सकता है, या तो फिर इन्वेस्टर का पैसा डूब भी सकता है। तो सिंपल बात मैं करूं तो प्लानिंग गलत तो सबका लॉस होने पक्का है। ठीक है, तो प्लानिंग आपका सही करना पड़ेगा। However, financial risk is the probability of the having negative and unexpected risk due to the market changes. ओके, सो फाइनेंशियल रिस्क का एक और मीनिंग क्या होता है कि भाई मार्केट के चेंजेस की वजह से नेगेटिव और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आना। जैसे शेयर मार्केट में अचानक से आपको क्या मिलता है? गिरावट आ जाती है। ओके, तो उससे आपका क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो मेन चीज क्या आपको ध्यान में रखना है। और एक मीनिंग क्या है कि भाई मार्केट का चेंजेस की वजह से आपका नेगेटिव या तो फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकता है। सो दिस रिस्क आर द कॉज ऑफ द पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट और द बिलो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिलेटेड रिस्क। तो ये रिस्क तब आता है कि भाई जब कैश फ्लो का मैनेजमेंट ही वीक हो, या तो फिर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन का हिसाब जो है हिसाब से कम आए, तो ये आपका यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, सपोज सो करो कि भाई सोचो कि भाई आपके पास 1 लाख की इनकम एक्सपेक्ट की थी, पर आई सिर्फ 60,000 रुपए। ओके, तो ऊपर से आपको कस्टमर पेमेंट लेट कर रहा है। ओके, तो ये सारी आपको कहाँ कवर होगी? फाइनेंशियल रिस्क में कवर सारी चीजें होता है। तो इससे आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट भी पुअर है, इसीलिए ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, दे कैन अकर फॉर अ डिफरेंट रीजन। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल रिस्क अलग अलग रीजन से हो सकता है। मतलब कई सिर्फ एक ही वजह से नहीं होता है, काफी सारी चीजें हैं कि भाई उस वो सारी चीजें इफेक्ट करता है आपका जो भी फाइनेंशियल रिस्क का आता है। उसका रीजन बहुत सारे हैं, तो उसमें देखते हैं फर्स्ट आपका इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, सो इनसफिशिएंट मैनेजमेंट में यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि इनसफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे आपका रीजन हो सकता है। तो सपोज करो कि अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, मतलब कि प्लानिंग आपका वीक है, रिसोर्स सही एलोकेट नहीं हो रहा है। ओके, तो रिस्क आपका बढ़ जाता है। सपोज करो कि भाई एक स्टार्टअप अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, ओके, और उसमें एक्सपेंस आपका ज्यादा हो जाता है, और पता ही नहीं लगा कि भाई पैसा कहाँ गया, तो वो आपका फाइनेंशियल रिस्क आपका फेस करेगा। फिर आपका होता है सेकंड ह्यूज डेट। ओके, सो अगर कंपनी या तो फिर कोई एंटरप्रेन्योर ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, तो फिर उसका रिपे करना मुश्किल हो जाता है, और डेट का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रेशर आपका लिए बन जाता है, और आपका मेन अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाने वाला है। थर्ड होता है आपका वेरिएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि भाई सपोज करो कि करेंसी एक्सचेंज रेट या तो फिर इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर नीचे होता है, ओके, तो भी बिजनेस को रिस्क होता है। ये ज्यादातर क्या होता है कि बिजनेस में होता है कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, ओके, तो वहाँ पे ये सारी चीज ज्यादा देखने को मिलता है। फिर बोल रहे हैं कि मार्केट डीलिंग्स और द इन्वेस्टमेंट विद हाई लेवल ऑफ द सक्सेसिबिलिटी। ओके, ऐसा ही कुछ है। ओके, तो मतलब क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई बिजनेस रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ओके, तो जहाँ डिमांड और प्राइस जल्दी चेंज हो जाता है, तो वो वहां से भी क्या होता है कि रिस्क आपका बढ़ जाता है। फिर है लेक ऑफ एविडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। और यानी कि अगर डिसीजन बिना प्रॉपर डेटा, अगर आपने डिसीजन बिना प्रॉपर डेटा के रिसर्च और एविडेंस के लिए जाए, तो भी आपका गलत डिसीजन से रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो लेक ऑफ एविडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग वो भी एक आपका लिए फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो फाइनेंशियल रिस्क ब्रॉड कैटेगरी फॉर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, देयर आर इज मोर देन वन वे businesses or investment can lose money. Example, financial risk are market risk, credit risk, liquidity and operational risk. यानी क्या बोल रहा है? यानी ये बोल रहा है
कि भाई जो भी आपका फाइनेंशियल रिस्क का एक बड़ा कैटेगरी है जिसमें भाई अलग-अलग टाइप्स का आपके रिस्क आते हैं क्योंकि बिज़नेस का या तो फिर इन्वेस्टमेंट का पैसा डूबने का, ओके, डूबने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब कि भाई सिर्फ़ एक रीज़न नहीं होता कि कभी मार्केट की वजह से, कभी लोन वापस के ना मिलने की वजह से, कभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम से। तो जैसे अगर आपने अपना जो पैसा एक दुकान खोलने में लगाया, तो रिस्क ये होता है कि भाई हो सकता है कि भाई आपको मार्केट गिर गया या तो फिर कस्टमर कम आने लगे या तो फिर पैसा फँस गया है कहीं पर, ओके, टाइमली आपको मिल नहीं रहा है, ओके। तो ये सारे का क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क एक अलग-अलग रूप में आपका हो सकता है। सिर्फ़ एक ही वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क होता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ओके। और यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल रिस्क जो है उस वहाँ पे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिस्क। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली है। मार्केट रिस्क में क्या-क्या इक्विटी, इंटरेस्ट, एक्सचेंज, कमोडिटी रिस्क ये भी हमने देख लिया है 6.1 में। क्रेडिट रिस्क में भी कस्टमर सप्लाई पार्टनर रिस्क, यहाँ पे लिक्विडिटी, फाइनेंसिंग, मार्केट लिक्विडिटी, कैश फ्लो ये सारी चीज़ हमने देख ली है ऑलरेडी, बट यहाँ पे फिर से बोलेंगे तो फिर से हमको देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बहुत इतना ज़्यादा टाइम देके नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूँगा क्योंकि आगे बहुत आपका अच्छे टॉपिक भी यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जितना भी आपको लगेगा तो मैं उतना आपकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपका मार्केट रिस्क, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट बेस्ड। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज द मार्केट रिस्क, ओके। Due to the dynamics of the supply and the demand, this type of risk appears to be very widespread। यानी ये बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल रिस्क के जो टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका मार्केट रिस्क है। इसलिए होता है कि भाई क्योंकि मार्केट में जो आपकी डिमांड और सप्लाई की काफी तेज बढ़ती रहती है और इसके असर आपको सिर्फ एक कंपनी पर नहीं होता है बल्कि आपकी पूरी इंडस्ट्री या तो फिर पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है, ओके। सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इज मेजर सोर्स ऑफ मार्केट रिस्क एट इज एज इट एन अफेक्ट एट इट कैन अफेक्ट परफॉर्म ऑफ द ऑल द कंपनीज नॉट जस्ट वन। यानी बोल रहा है कि भाई मार्केट रिस्क का सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो इकोनॉमिक की अनसर्टेनिटी है। मतलब अगर देश की इकोनॉमी की डाउन है तो सभी कंपनीज को नुकसान हो सकता है, चाहे वो कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी हो। The causes of the risk include the fluctuation in the price of the asset liability and the derivatives। और ये सारी चीज भी अपने डेरिवेटिव्स को अपने एसएफएम में भी पढ़ चुके होंगे, ओके। सो इस टाइप्स के रिस्क के पीछे रीजन होता है आपके प्राइस का फ्लक्चुएशन होना, जैसे कि असेट का प्राइस ऊपर नीचे होना या लाइबिलिटी या तो फिर डेरिवेटिव की वैल्यू, आपकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, ओके। सो ये प्राइस आपका बहुत इफेक्ट करता है। For example, this risk is the important phase example यहाँ पे दिया है, okay। Factors when paying imports in the dollar and the selling in final products in the local currency. If the company currency depreciate, it may incur the loss that prevent it from the fulfilling its financial obligation। यानी बोल रहा है कि भाई ये कंपनी जो है वो यूएस डॉलर में रॉ मटेरियल खरीदती है और अपने ही लोकल मार्केट में क्या करती है, वो बेचती है। अगर उनके देश की जो करेंसी वो गिर जाती है, लाइक डेप्रिशिएट हो जाती है, तो कंपनी को लॉस होगा और वो अपना जो फाइनेंसिंग ऑब्लिगेशन वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, ओके। सो वो चीज बोल रहा है। फिर बात कर रहा है सब कैटेगरीज ऑफ द मार्केट रिस्क, ओके। तो मार्केट रिस्क में कि कितनी कैटेगरीज के रिस्क है, तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन डेप्थ नहीं बताने वाला हूँ, ओके। बट सारी चीज मैं आपको बाहर से सारी चीज बता देने वाला हूँ। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, मार्केट रिस्क के जो सब कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया है, फिर से मैं बता देता हूँ। मार्केट रिस्क का मतलब भी होता है कि भाई मार्केट की वजह से हमारा बिजनेस या तो फिर इन्वेस्टमेंट पर जो नुकसान हो सकता है, ओके। सो मार्केट के अंदर अलग अलग चीजें भी होती है जो बदलती रहती है और उसी के हिसाब से हमारे पैसे भी इफेक्ट होते रहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं उसको, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, ओके। इंटरेस्ट रेट रिस्क, सो इंटरेस्ट रेट इसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले वो इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। तो उसमें क्या है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है या तो फिर घटता है, ओके, तो उससे उसका जो असर है हमारे लोन्स या तो फिर इन्वेस्टमेंट पर भी होता है। सपोज करो कि मैं मान लो कि भाई किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, ओके, जिसका इंटरेस्ट फिक्स नहीं है बल्कि मार्केट के हिसाब से वो बढ़ता है या तो फिर डाउन होता है, ओके। अगर कल को इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है तो उस कंपनी को क्या ज्यादा वो कंपनी को क्या होगा कि वो ज्यादा पैसा बैंक को देना पड़ेगा, ओके। सो ये कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा। बट इस रिस्क को कम करने के लिए कंपनीज क्या करती है, तो भाई ये लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियल आपके टूल्स जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप या तो फिर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का यूज करते हैं, जिससे आपका जो भी स्टेबिलिटी है वो आता है। सो ये चीज हमको याद रखना है कि वो कंपनी क्या चीज दो फॉलो करती है। तो यहाँ पे भी लिखा है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वो यूज करती है जिससे आपका मिटिगेट कर सके रिस्क को, ओके। कंपनी कंपनी कैन यूज, ओके। तो ये चीज अच्छी है और ये चीज हमको याद रखनी है। अभी ये दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट में कि भाई इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है, ओके। सो आपको इजीली पता चले कि भाई मैंने आपको बताया, ओके, और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी रहे। सो मेन क्या होता है कि भाई आईआरएस आईआरएस यानी इंटरेस्ट रेट स्वैप वो क्या होता है। सो भाई इंटरेस्ट रेट स्वैप एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई दो पार्टीज अपने इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सचेंज करता है, लाइक एक फिक्स्ड रेट के साथ और एक फ्लोटिंग रेट के साथ।
यानी मेनली रिस्क को मैनेज करने का एक यूज होता है। ओके, समझो कि भाई सोचो अपने बैंक का फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट पर आपने लोन लिया है, मतलब कि भाई इंटरेस्ट टाइम पे के साथ आपका बढ़ भी सकता है, ओके, या तो फिर कम भी हो सकता है। अगर रेट बढ़ गया तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, या तो फिर नुकसान भी हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। बट इंटरेस्ट रेट स्वैप के थ्रू आप अपनी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट को किसी दूसरे पार्टी के फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। सो इससे क्या होता है समझो कि भाई आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट के ऊपर टेंशन नहीं रहेगा, लाइक क्योंकि फिक्स रेट पे ही आपका पेमेंट हो रहा होता है इसीलिए। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तभी आपको समझ आएगा कि इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या मैंने बोला। सपोज करो, मान लो कंपनी ए के पास 10 करोड़ का फ्लोटिंग रेट लोन है, ओके, और कंपनी बी के पास फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पहली चीज मैं क्या बोला कि भाई कंपनी ए के पास क्या है, 10 करोड़ का फ्लोटिंग रेट लोन चल रहा है, और कंपनी बी के पास क्या है कि फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट है। ओके, फिक्स रेट पे कोई इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। सो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई कंपनी ए अपना फ्लोटिंग रेट पेमेंट जो है वो कंपनी बी को देगा, और कंपनी बी जो उसका फिक्स रेट जो है, ओके, लाइक फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी ए को कर देगा। अब कंपनी ए को पता है कि भाई उसको हर महीने फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, किसको, कंपनी बी को, वो चाहे मार्केट का रेट बढ़े या फिर गिर जाए, उसको उसी रेट पे किसको देना है, कंपनी बी को वो करना है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं। ठीक है, और अभी दूसरी चीज मैं बताऊं तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स क्या होता है कि भाई समझो कि भाई फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या करता है कि भाई दो पार्टी फ्यूचर के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है। मतलब आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई अगले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर उसमें कुछ एक्चुअल रेट अलग हुआ तो भाई पेमेंट आपका सेटल होता है। ओके, यानी समझाता हूँ, आगे आते हो समझाता हूँ धीरे धीरे। ओके, सपोज करो कि आपका जो भी सपोज करो, मान लो कि भाई कंपनी सी है, ओके, तो उसको 6 महीने बाद बैंक से लोन मिलने लेना है। अभी मार्केट रेट चल रहा है 8%, ओके, और लेकिन कंपनी को लगता है कि भाई 6 महीने बाद रेट हो जाएगा 10%। तो कंपनी बैंक के साथ क्या करता है, एफआरए करता है। एफआरए यानी क्या होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करता है। ओके, कि भाई कंपनी क्या कि बैंक के साथ एफआरए करता है, साइन करता है कि भाई जिसमें एग्रीमेंट होता है, एग्री करता है कि भाई 6 महीने बाद भी इंटरेस्ट आपको 8% कंसिडर्ड होगा। इफ 10% भी हो जाता तो भी आपका कंसिडर्ड 8% ही माना जाएगा। अगर एक्चुअल रेट 10% हो गया तो एफआरए का जो थ्रू है, जो एफआरए यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो था, तो उसके थ्रू कंपनी को क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का कंपेंसेशन मिल जाता है। ओके, बट यहाँ पे उल्टा सिचुएशन हुआ कि भाई सपोज करो कि एग्रीमेंट आपने तो 8% किया, ओके, बट रेट 10% की जगह 7% आ चुका है। ओके, तो आपने तो एग्रीमेंट 8% किया, ओके, तो कंपनी के लिए यहाँ फिर से रिस्क तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को बचाने के लिए अपना जो फ्यूचर तो बचा लिया, ओके, बट फ्यूचर में चेंजेस तो ऑब्वियसली अनसर्टेन है, तो परसेंटेज कम भी हो सकता है, तो कम हो गया तो कंपनी को लॉस होने वाला है। ओके, तो ये चीज आपका होता है कि भाई फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एंड आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इक्विटी प्राइस रिस्क की। ओके, तो आप आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें पता चल गई है। ओके, अभी हम बात करेंगे इक्विटी प्राइस रिस्क। सो इक्विटी प्राइस रिस्क में क्या होता है, सो भाई आपका जो इक्विटी मतलब उसमें क्या होता है कि भाई जो आपका शेयर मार्केट में आपका शेयर के जो प्राइस है वो बढ़ता है या तो फिर गिरता है, ना का रिस्क रहता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई दो टाइप्स के आपका रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, और ये दोनों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या होता है सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है कि भाई वो जो पूरे मार्केट या तो फिर पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। सपोज करो कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करने लगेगी तो पुराने जो भी चीज है, ओके, लाइक पुराने चीज यानी कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या आता है, कार बाइक वगैरह वगैरह बढ़ता है, लाइक ग्रो होता है। तो पुरानी जो चीज थी, लाइक आप सपोज करो कि पहले क्या था, पहले व्हीकल नहीं थे तो उसके पहले क्या था, घोड़ा गाड़ी वगैरह वगैरह चीज थी। ओके, तो वो सारी चीज का काम जो करना है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या तो फिर कम हो जाएगा। ओके, तो ये एक ऐसा रिस्क होता है कि भाई जिससे आप बेच भी नहीं सकते। ओके, तो ये रिस्क होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है कि भाई कंपनी का रिगार्डिंग सिर्फ क्या होता है, रिस्क यहाँ पे देखा जाता है। जैसे भाई एक कंपनी ने मैनेजमेंट बदल दिया, ओके, ये या तो फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओके, तो वो चीज जो अफेक्ट होगा, ओके, तो वो सिर्फ उसी कंपनी को अफेक्ट करने वाला है, वो दूसरी कंपनी या तो फिर दूसरी इंडस्ट्री या तो फिर दूसरे मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इससे बचने का तरीका क्या है, तो सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि भाई आप अपना पैसा अलग अलग कंपनीज या तो फिर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, अगर एक जगह लॉस होगा तो दूसरी जगह आपको प्रॉफिट से उससे कवर कर लेगा। ओके, और ये सारी चीज मैंने 6.1 चैप्टर में भी बता दिया था कि आपको जब भी आप शेयर मार्केट में यूज करो तो शेयर मार्केट में कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, और मैंने बताया था वहाँ पे सारी चीज बताया। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा 6.1 में, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए। ओके, क्यों बनाना चाहिए वो भी मैंने वहाँ पे बताया था। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या है, चलो समझते हैं। भाई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या बोल रहा है कि भाई ये रिस्क तब होता है कि भाई जब एक कंपनी अपने देश के, लाइक अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के साथ डील करता है। ओके, सपोज करो कि भाई एक यूएस कंपनी यूके कंपनी के साथ अपना बिजनेस करता है। ओके, और पेमेंट क्या होता है, जीबीपी, क्योंकि यूके में क्या चलता है, जीबीपी चलता है। जीबीपी यानी पाउंड होता है। ओके, उनकी करेंसी है। ओके, उसका शायद नाम है शायद क्या नाम है, ग्रेट ब्रिटिश
पॉइंट ऐसा कुछ करके नाम है, ओके, मुझे बहुत पता नहीं है, बट जीबीपी यानी पाउंड वहाँ पे यूके में चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है। ओके, तो आपका पेमेंट कैसे में होगा, पाउंड में होता है। ओके, अब जब पैसा यूएसडी में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम का एक्सचेंज रेट अलग होगा, और अगर रेट गिर गया तो कंपनी को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और इसी कंडीशन में आप इंडिया, या तो इंडिया के आप सपोज इंडिया में और बाहर की कंट्री के साथ आप देखो तो वहां से भी आप एग्जांपल सेट कर सकते हो। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या यूज करती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या करेंसी स्वैप या तो फॉरेक्स स्वैप, जिससे वो फ्यूचर के रेट पहले ही फिक्स कर लेते हैं। और ये तीनों चीजों आप क्या पढ़ोगे, आपके जो एसएफएम में फॉरेक्स वाला जो चैप्टर है, ओके, वहां पे ये तीनों चीज आप पढ़ोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी स्वैप और फॉरेक्स स्वैप। तो एसएफएम में आपको एक चैप्टर आएगा फॉरेक्स। ओके, तो फॉरेक्स में ये सारी चीजें आप तीन चीज पढ़ोगे पढ़ोगे और पढ़ोगे, और वहां पे आप अच्छा सा ध्यान दे देना, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ है आपका कमोडिटी प्राइस रिस्क। ओके, सो कमोडिटी प्राइस रिस्क में क्या होता है कि भाई रॉ मटेरियल के दाम, सपोज करो कि आपका कोई रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, ओके, तो रॉ मटेरियल के जो दाम यानी प्राइस जो है वो बढ़ता है या तो फिर घटता है, तो उसका रिस्क वहाँ पे होता है। सो कमोडिटी यानी कुछ भी वस्तु, या एक वस्तु यानी कुछ भी चीज की जो आप खरीदते हो रॉ मटेरियल के रूप में। ओके, सपोज करो कि भाई अगर एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है और अचानक लकड़ी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, बट लेकिन सेलिंग प्राइस वही रहेगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन कंपनी के पास क्या होता है कि भाई जैसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना सप्लायर के साथ, जैसे प्राइस एक पीरियड के लिए भी आपका फिक्स हो जाए। ओके, अगर जरूरत पड़े तो भाई कस्टमर पर भी आपका प्राइस बढ़कर आप क्या कर सकते हो, पास कर देते हो। ओके, और या तो फिर नए सप्लायर्स आपको ढूंढ लेते हो। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिया गया है कैडबरी एंड अमेजोन का, तो ये आपको रीड करना है खुद से। ठीक है, चलो बी पॉइंट है आपका क्रेडिट रिस्क, और आपका है लिक्विडिटी रिस्क। तो पहले बी पॉइंट पे चलते हैं, क्रेडिट रिस्क, तो ये भी हमने पढ़ लिया है, फिर से यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर मैं आपको सिर्फ एक बार बता दे रहा हूँ। ओके, बाकी तो सही चलेगा। ओके, सो भाई क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, भाई क्रेडिट रिस्क में होता है कि भाई बेसिकली तब होता है कि भाई जब कस्टमर्स ने क्रेडिट पर ये सामान या तो फिर सर्विस लिया हो, ओके, या तो फिर गुड्स या तो फिर सर्विस लिया हो और पैसा अपने वापस ना करे। ओके, या तो फिर रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई जब कंपनी सिर्फ कुछ बड़े कस्टमर्स पर डिपेंड करे और उन्हें ज्यादा क्रेडिट लाइक देते रहे। ओके, सो क्रेडिट रिस्क हर सेक्टर में अलग अलग होता है, लाइक फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेंडिंग बिजनेस का मेन हिस्सा होता है, और कंपनी को कभी कभी क्या होता है कि भाई दूसरे फर्म्स के क्रेडिट रिस्क का भी आपको गुड्स आपको करना पड़ता है, या तो फिर जैसे जॉइंट वेंचर पार्टनर या तो सप्लायर अगर क्रेडिट नहीं ले पाए, तो या तो फिर और ट्रेडिंग कंटिन्यू ना कर पाए, तो आपके लिए क्या होता है, लॉस हो सकता है। सो क्रेडिट रिस्क इज बेसिकली कि भाई आपको चेक करता है कि भाई डेटर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर पाएगा या नहीं, और इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो होता है आपका रिटेल और क्रेडिट रिस्क। ओके, जो इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस के मॉर्गेज करता है या तो फिर क्रेडिट कार्ड या तो फिर पर्सनल लोन से रिलेटेड है, तो वो होता है आपका होलसेल क्रेडिट रिस्क, जो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल असेट, सेल, मर्जर्स और एक्विजिशन से जुड़ा होता है। ओके, और सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। ओके, कि भाई मान लो कि भाई एक फर्नीचर कंपनी ने एक छोटे सप्लायर को 5 लाख का सामान क्रेडिट पर दिया, और सप्लायर ने पैसा 90 दिन तक नहीं दिया, तो इससे कंपनी को क्या होगा, भाई कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कंपनी का हिल जाएगा। ओके, सो दूसरे ऑपरेशन भी डिले हो सकते हैं, क्योंकि ओके, तो ये मेन बहुत बड़ी दिक्कत होती है कंपनी में क्रेडिट रिस्क। ओके, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में तो होता ही रहता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज बोला है, यहाँ पे द केस ऑफ यूएस सबप्राइम मॉर्गेज द कंट्रीब्यूट टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस शो हाउ द क्रेडिट वर्क्स। ओके, सो यहाँ पे एक है यूएस सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस 2008, तो ये केस आप चीज सर्च करना। ओके, क्या करोगे, यूएस सबप्राइम मॉर्गेज केस 2008 में हुआ था, तो ये आप गूगल पे सर्च करना और ये सारी केस के बारे में रिसर्च करना, क्या हुआ था। ओके, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं, आपका लास्ट है लिक्विडिटी रिस्क। ओके, सो लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात करते हैं कि भाई बेसिकली तब होता है कि भाई जब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए सफिशिएंट कैश या तो फिर इजीली सेलेबल असेट ना हो, मतलब कंपनी अपना डे टू डे कमिटमेंट्स या तो फिर डेट रिपेमेंट नहीं कर पाए, या तो फिर रिस्क तब बढ़ जाता है कि भाई जब कैश फ्लो मैनेजमेंट वीक हो, या तो फिर कंपनी के पास मोस्टली ऐसे असेट हो कि भाई जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा सकते। ओके, जैसे रियल एस्टेट या तो फिर बॉन्ड्स हो चुके हैं जो तुरंत कन्वर्ट नहीं हो सके, जो तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, लिक्विडिटी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, तो तब आपका रिस्क जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। और मैंने अच्छी तरह से, मैंने अच्छा डिटेल्स में मैंने वहाँ पे 6.1 में बताया, सारी चीज बताए, तो आप वहां से एक बार देख लेना वीडियो, और जरूरत पड़े तो फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, तो अच्छी बात रहेगा, ये भी आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका जो सारी चीज है वो प्रिडिक्टिंग। ओके, तो वहाँ पे आपका खत्म होता है। अब कैलकुलेशन पार्ट पे हम चाहते हैं कि भाई कैलकुलेशन कैसे होता है यहाँ पे रिस्क। ओके, वहाँ पे भी हमने अलग अलग मेथड देखा था कि वहाँ पे कैलकुलेशन कैसा था, प्रेडिक्ट कैसा था, एंड द मिटिगेशन रिस्क कैसा था। यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट वाला पार्ट यहाँ पे तक खत्म हुआ, अभी हम कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी।
ओके। सो अभी हम बात करने वाले हैं आपका कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। ये बहुत कैलकुलेशन पार्ट आ गया है। ठीक है। Okay. So risk may be defined as the variability of returns from an investment since it indicates the variation in the expected return. Therefore, the statistical techniques may be used to measure the risk. Generally, the following methods are used to measure the risk of the investment. Okay. यानी क्या बोल रहा है? यानी बोल रहा है कि भाई जो रिस्क है उसका मतलब पहले तो हम समझते हैं रिस्क का मतलब क्या होता है। आई नो आपको पता है बट फिर भी मेरा बताने का लाइक क्या बोलते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे बताना पड़ेगा। ओके। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि सबको सब आना चाहिए, सबको सब उसी टाइम पे पता हो या ना पता हो उसके लिए। चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट से रिटर्न में वेरिएशन लाइक ग्रो क्या बोलते हैं इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज हो सकता है। मतलब कि भाई इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना बढ़ेगा या तो फिर कितना घट सकता है। ओके। या तो फिर रिस्क दिखता है। ओके। तो ये रिस्क दिखाता दिखाता है। तो इसलिए रिस्क को मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिकल आपको टेक्निक यूज की जाती है। ओके। जनरली इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मेजर करने के लिए कुछ कॉमन मेथड्स है जो वो लोग यूज करते हैं, हमारी मॉडल में दिया है। तो फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, बीटा कोएफिशिएंट और वैल्यू एट रिस्क। सो ये मेथड्स आपको हेल्प करता है कि भाई समझने में कि भाई एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना अनसर्टेन है और इन्वेस्टर को कितना पोटेंशियल लॉस फेस करना पड़ सकता है। और ये जो मैंने जितने भी नाम बोले वो आपको एसएफएम में आपने जरूर जरूर से पढ़ाई होगा। ओके। और ये सारी चीजें आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको बहुत और मजा आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कौन सा है फॉलोइंग मेथड आपको बोला गया है मेजर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके। इन्वेस्टमेंट मेजर के लिए आपको बोला गया है सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। ओके। सो देखते हैं क्या बोल रहा है। Risk analysis is the generic and may be applied to any situation and any form of the decision making, from the determining policy and the strategy through all the levels of the planning to tactical decision making. In the different situation, risk may be expressed as low, moderate, and high. When the variation return will not be wide, it may be called the low level of the risk. When the forecast returns are likely to vary widely, the high risk level and variability in return likely moderate in the nature. Then it may be represent the moderate level of the risk. This model of the risk assessment is two limitations. यानी बोल रहा है कि भाई रिस्क एनालिसिस जेनरिक होता है। ओके। और ये किसी भी सिचुएशन या तो फिर डिसीजन मेकिंग में अप्लाई हो सकता है, वो चाहे पॉलिसी और स्ट्रेटजी हो, प्लानिंग हो या तो फिर टेक्निकल डिसीजन भी क्यों ना हो। ओके। सो रिस्क को सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो लो, मॉडरेट और हाई के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर रिटर्न जो होता है उसका वेरिएशन कम हो तो लो रिस्क, अगर रिटर्न है ओके रिटर्न जो आपको मिल रहा है उसका वेरिएशन वो ज्यादा हो तो हाई रिस्क, और मॉडरेट हो तो आपका मॉडरेट रिस्क। और लिमिटेशन क्या होता है कि भाई ये मेथड ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, सिर्फ एक ही रफ एस्टिमेट देता आपको है। ठीक है। और दूसरी बात बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है फॉर हाउ ईच पॉसिबल आउटकम्स डेविएट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मेजर द रिस्क इज द एब्सोल्यूट टर्म्स, हायर द वैल्यू ऑफ द dispersion and the higher is the risk associated with the portfolio and vice versa. Generally, the standard deviation of the specified security or portfolio considered to be total risk associated with the scrutiny, security or the portfolio. यानी क्या बोल रहा है? यानी बोल रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है कि भाई हर पॉसिबल आउटकम एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना डिविएट करता है, लाइक वेरिएट करता है, वेरी करता है। ओके। मतलब जितना ज्यादा आपका डेविएशन होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा। और जनरली एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी या तो फिर पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क आपका दिखाता है। सो इससे इन्वेस्टर को ये समझ आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट का आउटकम जो है वो कितना अनसर्टेन हो सकता है और पोटेंशियल लॉस आपका कितना हो सकता है। तो ये आपको इन्वेस्टर को दिखाना दिखता है। अभी ये सारी चीज आपने पढ़ रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ओके। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट ऐसे करते हैं। ओके। और वेरिएशन का फॉर्मूला आपको, वेरिएशन तो पता ही होगा, वेरिएशन तो फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा। ओके। सो रूट करते हैं वेरिएशन का तो स्टैंडर्ड ये वेरिएशन है। ओके। तो इसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, वेरिएशन का स्क्वायर करते हैं, सॉरी। ठीक है। चलो कोई नहीं, जस्ट 1 मिनट। ओके। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिया गया है। ओके। उसमें एक्स यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्स आई यानी आपका रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, पी आई एन प्रोबेबिलिटी, एन एन नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके। और इलिस्ट्रेशन आपको 1 दिया है। चलो इलिस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एक्स लिमिटेड फोरकास्ट करता है रिटर्न ऑन इट्स शेयर्स विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे रिटर्न की परसेंटेज दी है और प्रोबेबिलिटी दी गई है। ओके। अब आपको बोला गया है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, वेरिएशन फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो पहली चीज एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैसे फाइंड करते हो, रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करते हो, आपने पोर्टफोलियो चैप्टर में, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो चैप्टर में आपने ये एसएफएम में पढ़ चुके हो। ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप ईआरएम
ओके, ईआरआर, सॉरी नॉट ईआरएम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो आप जो भी आपका रिटर्न है उसको अपने प्रोबेबिलिटी के साथ आप इंटू करके उसका सम निकाल लीजिए, तो वो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको वेरिएंस बोला है कि वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा, तो वेरिएंस कैसे निकालोगे? तो जो भी आपका वेरिएंस कैसे निकालोगे, तो जो भी आपका आपने क्या निकाला अभी आपने ईआरआर जो निकाला, ओके, वो ईआरआर में से अभी सपोज करो जो भी आपका रिटर्न है उसमें से आपको ईआरआर, ओके, आपको क्या करना है, रिटर्न जो आपको दिया गया है उसमें से आपको ईआरआर यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिटर्न आपको बात कर देना है और उसको आपको स्क्वायर कर देना है। ओके, और जितने भी सारे हैं उसको आपको वैसे ही करते रहना है और उसका अल्टीमेट आपको टोटल कर देना है। ओके, तो वो आपको मिल जाएगा वेरिएंस रिटर्न। तो वेरिएंस आपका कितना है, 150 है। ओके, और अभी आपको बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो मैंने बोला था कि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, बट वेरिएशन पूछा था तो वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, जस्ट वेट, गलत लिख दिया मैंने। ओके, सो मेन चीज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, रूट वेरिएशन, वेरिएंस। ओके, बट आपको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, ये आपने वेरिएंस निकाल लिया 150, बट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट में 150 का रूट कितना होता है, तो 12.25, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल के आ चुका है। ओके, अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, पहला हमने कौन सा देखा था, सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स, सेकंड हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, थर्ड हमने देखने वाले हैं कोएफिशिएंट वेरिएंस। कोएफिशिएंट वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस और यार स्टैंडर्ड डेविएशन आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन समटाइम्स बी मिसलीडिंग इन द कंपेयरिंग द रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन द कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नोन द कोएफिशिएंट वेरिएंट। कोएफिशिएंट वेरिएंट का फार्मूला क्या है, ये आप देख लेना। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट वेरिएंट इज मेजर रिलेटिवली डिस्पर्शन रिस्क, मेजर रिस्क फॉर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पे बोला है कि लार्जर ऑफ सीवी, ओके, लाइक कोएफिशिएंट वेरिएंट आपका लार्जर है तो लार्जर आपका क्या होगा, रिस्क होगा। ओके, यानी जितना ज्यादा आपका सीवी उतना ज्यादा आपका रिस्क। ठीक है, क्या बोला है, जितना ज्यादा सीवी यानी कोएफिशिएंट वेरिएंट जितना आपका ज्यादा उतना आपका रिस्क कितना ज्यादा, यानी ये डायरेक्ट रिलेटिव पे चल रहा है, जो हम पढ़ते हैं ना रिलेशन, तो ये डायरेक्ट रिलेशन पे चल रहा है। सो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन रिस्क का टोटल मेजर देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई आपका जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपेयर करते वक्त आपका कंफ्यूजन हो सकता है। सो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सपेक्टेड रिटर्न से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, और इससे आपका को सीवी आपको मिलता है। ओके, फॉर्मूला भी आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब ये बताता है कि भाई पर यूनिट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रिस्क है, पर यूनिट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रिस्क है वो आपको बताएगा। ओके, ऑब्वियसली पता चल गया। ओके, और मेन चीज अभी इसमें इलिस्ट्रेशन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि टू सिक्योरिटीज है ए एंड बी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 1 ईयर रिटर्न्स, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन इन कोएफिशिएंट वेरिएंट। ओके, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट सीवी दे के दे ही रख दिया है। ओके, और आपको बोला है कि कमेंट करना है आपको अबाउट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको कमेंट क्या करना है, कि भाई सपोज करो कि आपका जो सीवी है वो जितना ज्यादा, तो आपका जो रिस्क है वो भी आपका कहता होगा ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सीवी किसका ज्यादा है, तो सिक्योरिटी जो ए है उसका ज्यादा आपका सीवी दिख रहा है, तो उसका रिस्क भी ज्यादा होगा कंपेयर टू सिक्योरिटी बी। ओके, सो यही आपका कमेंट आपको लिखना है। तो देखो, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन इज फाउंड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी इज द लार्जर देन द सिक्योरिटी ए। ओके, और देखो पहली चीज, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट से हम देखें, ओके, ये हमने देखा सीवी के पॉइंट में, स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट से हम देखें तो आपका जो भी सिक्योरिटी बी है वो ज्यादा है कंपेयर टू सिक्योरिटी ए। सो सिक्योरिटी बी क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हम देखना चाहे तो आपका रिस्क कौन सा ज्यादा है, सिक्योरिटी बी का रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू आपका सिक्योरिटी ए। ओके, सो इज द रिस्कियर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद स्टैंडर्ड डेविएशन एज द रिस्क इन्वेस्टमेंट टूल। बट हम देखें कि भाई रिलेटिव टू द साइज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो सिक्योरिटी ए इज द ग्रेटर वेरिएशन, सो सिक्योरिटी इज हायर रिस्की इन्वेस्टमेंट देन द सिक्योरिटी बी। ओके, सो हमको किस चीज पे, सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा रिस्कियर है कंपेयर टू आपका सिक्योरिटी बी, बट स्टैंडर्ड डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो सिक्योरिटी बी है जो है वो हायर रिस्की है। ओके, कंपेयर टू सिक्योरिटी ए। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपका बीटा, बीटा बीटा के और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बीटा में क्या बोल रहा है, सो भाई सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट मूवमेंट्स इन द कॉल्ड बीटा, व्हेन द इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी इन द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, बीटा इज द प्रॉपर मेजर ऑफ रिस्क। बीटा मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज द व्हिच अफेक्ट द मार्केट एज वेल एंड हेंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन। यानी बोल रहा है कि भाई बीटा एक मेजर है कि भाई जो बताता है कि भाई एक सिक्योरिटी या तो फिर पोर्टफोलियो मार्केट क्या मूवमेंट के साथ कितना सेंसिटिव है। क्या बोलता है, एक सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी या तो फिर पोर्टफोलियो, वो मार्केट के मूवमेंट के साथ कितना सेंसिटिव है। मतलब अगर मार्केट ऊपर या तो फिर नीचे हो जाए तो भाई बीटा
देखा जाता है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट का रिएक्शन कितना होगा। सपोज करो कि बीटा का यूज सिस्टमेटिक रिस्क मेजर करने के लिए होता है, यानी वो रिस्क जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है और डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। ओके, सो बीटा कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज देखी जाती है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो। सो सिक्योरिटी का अपना रिस्क होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, मार्केट का ओवरऑल रिस्क, और कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो सिक्योरिटी और मार्केट के रिटर्न का रिलेशन। ओके, तो ये तीनों चीजें देखी जाती है। ओके, और दूसरी चीज एक बात बता दूं कि भाई सपोज करो कि भाई बीटा इज इक्वल टू 1 आता है, तो क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी का मूवमेंट मार्केट का इक्वल है, सिक्योरिटी का और मूवमेंट मार्केट जो हमने देखा है वो उसके साथ कंपेयर करना होता है, तो वो इक्वल है। अभी सपोज करो बीटा ग्रेटर देन 1 है, पहली चीज हमने क्या देखा, जो बी बी में लिख रहा हूँ, ओके, बी ऐसा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 है, यानी क्या बोल रहा है कि आपका जो भी सिक्योरिटी है या तो फिर पोर्टफोलियो है वो इज इक्वल टू आपका मूवमेंट इन द मार्केट्स, जो भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट का उसके साथ क्या है, मैच कर रहा है। बट बीटा ग्रेटर देन 1 है, तो आपका जो सिक्योरिटी है वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, जो आपका सिक्योरिटी है वो ग्रेटर देन है आपका मार्केट। ओके, मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी है उससे ज्यादा है। फिर बोल रहा है बीटा लेस देन 1, फिर आता है लेस देन वन, तो आपका जो भी सिक्योरिटी है वो मार्केट से कम वॉलेटाइल है। ओके, वेरी कर रहा है, यानी मार्केट में बढ़ा है, चेंजेस बढ़े हैं। ठीक है, सो बीटा डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ये तीन मैंने बता दिया आपको। ओके, ये तीन पे आपका फोकस होता है। और यहाँ पे CAPM मेथड जो मैंने 6.1 में भी बताया था, CAPM मेथड अकॉर्डिंग टू CAPM कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बीटा फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के लिए CAPM मेथड यूज होता है और ये आपने पढ़ाई है। ओके, ये इक्विवेलेंट टू द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस द रिस्क फ्री प्रीमियम। ओके, ये आपका है रिस्क प्रीमियम। ओके, और ये आपका है रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, यहाँ से आपका बीटा मिल जाएगा। ठीक है, देख लो सारी चीजें वही है। और यहाँ पे बीटा मेजर कैसे बोल रहा है कि बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ए एम डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एम स्क्वायर। यहाँ कोवेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल कंपनी सिक्योरिटी ए विद रिटर्न ऑफ मार्केट एज वेल एम, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन मार्केट रिटर्न्स। ओके, और ये भी एक फॉर्मूला आपको दिया गया है। ओके, ये सारे फॉर्मूले आप याद रख लो और बाकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो इतनी चीज तो आपकी हो चुकी है। ओके, और CAPM की मैं थोड़ी बात कर लूँ तो क्या होता है वो, पहली चीज CAPM किसने दिया था, तो विलियम एफ शार्प और जॉन लिंटर, वो दोनों ने डेवलप किया था। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा होगा बट मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये किसने दिया था। सो विलियम एफ शार्प एंड जॉन लिंटर, ये दोनों ने डेवलप किया था। ओके, पोर्टफोलियो थियरी पर बेस्ड था। ओके, जो हैरी मार्क्सवाइट ने बनाई थी पोर्टफोलियो थियरी में। ओके, सो CAPM कहता है कि भाई पोर्टफोलियो के रिटर्न और रिस्क को समझना है तो भी आपको दो टाइप्स के रिस्क आपको देखने चाहिए, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क, और ये क्या है वो आपको पता ही है ऑलरेडी। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि भाई CAPM कहता है कि भाई एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न वो डायरेक्टली लिंक होता है उसके सिस्टमेटिक रिस्क से, जिसे बीटा कोएफिशिएंट के थ्रू आप मेजर किया जा सकता है। मतलब कि भाई जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा आपका सिस्टमेटिक रिस्क और उतना ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न या तो फिर रिस्क प्रीमियम होता है। ओके, तो ये चीज आपको पता हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी चीज बता दी है, सिक्योरिटी और बीटा वैल्यू मैंने जो ऊपर बता दिया उसकी बात कर रहा है। ओके, सो ये आप एक बार पढ़ लेना। ओके, और यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस दिया है तो आपको डायरेक्ट इजी पता चल जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एम एंड द आर। ओके, आर यानी पता है ना, क्या होता है आर का फुल फॉर्म। सो आई थिंक वो क्या होता है, रिग्रेशन वाला। ओके, कोएफिशिएंट रिग्रेशन जो बोलते हैं ना आर, तो वो होता है। ठीक है, तो बीटा बी का फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला आपको यूज करके आप डायरेक्टली क्या कर पाओगे, ये सॉल्यूशन कर पाओगे। आपको बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्सपेंड करना था तो वो आप ऊपर जो फॉर्मूला है उसके बेस पे आप क्या कर पाओगे, निकाल लोगे। रिस्क मेजरमेंट थ्रू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, तो यहाँ पे दिखाए देखो यहाँ पे रहा, विलियम ने डेवलप किया था CAPM मेथड। ओके, यहाँ पे भी बोला गया है। ओके, और पोर्टफोलियो थ्योरी डेवलप बाय कौन से, हैरी मार्कोविट्स। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने तो बता दिया है। अब डायरेक्ट फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ CAPM। सो क्या फीचर्स है, तो पहली चीज बोल रहा है CAPM एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, ओके, एंड द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी। यानी बोल रहा है कि भाई CAPM बताता है कि भाई रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमेटिक रिस्क यानी नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क और सिक्योरिटी वैल्यूएशन का रिलेशन आपको सारी चीजें बताता है। फिर बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि भाई सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि भाई जो भी डाइवर्सिफेबल रिस्क या फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो पोर्टफोलियो में ज्यादा सिक्योरिटी ऐड करने से आपका एलिमेंट हो जाता है। ओके, ये बोल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि भाई हर सिक्योरिटी का सिस्टमेटिक रिस्क सेम नहीं होता है, इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी उसके सिस्टमेटिक रिस्क के हिसाब से ही होता है। ओके, ये पूरा थियोरिटिकल प्रैक्टिकल जैसा टॉपिक है 6.3। ओके, इसमें से मुझे नहीं लगता कि शायद क्वेश्चन आ पाए, बट ऐसे फीचर्स ऑफ CAPM ऐसे पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा।
फोर्थ बोल रहा है कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क को बीटा से मेजर किया जाता है, जो डिपेंड करता है, जो डिपेंड किस पे करता है वो देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पेज लोड हो रहा है। सो सिस्टमेटिक रिस्क को बीटा से आपको मेजर करना पड़ता है। ओके, सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय द बीटा एंड विच इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो वो जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो बस 1 मिनट से लोड हो जाए तो फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक लोड हो जाएगा। चल भाई चल, अटक गया है वो सॉन्ग में ना, अटक गया हूँ दिल से टुक 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 टुक। चलो आगे 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 आ गया भाई, आ गया। नाम लिया सदन हाजिर। ओके, सो किस पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पे लिखा है टोटल रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट रिटर्न, टोटल रिस्क एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल सिक्योरिटी और को रिलेशन बिटवीन द टू। ओके, यानी मार्केट रिटर्न का टोटल रिस्क होता है, सेकंड इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल रिस्क, और थर्ड बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी और मार्केट के रिटर्न का को रिलेशन। ओके, और कुछ सीएपीएम के पहले आपने जो देखा वो था आपके फीचर्स, अभी एजम्पशन आपको दिए गए सीएपीएम मेथड के, जिसमें आपको बोला है कि विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टर, और बोलेगा दूसरा विथ रेफरेंस टू मार्केट। ओके, सो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट बोला है, फर्स्ट क्या आपको बोला है कि भाई इन्वेस्टर के गोल आपके रेशनल होते हैं, मतलब कि भाई कोई भी एक्सेप्टेबल रिस्क के लिए आपको हायर रिटर्न चाहते हैं, और डिजायर्ड रिटर्न के लिए आपको लोएस्ट रिस्क आपको चाहते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑब्जेक्टिविटी का है कि भाई टर्मिनल वेल्थ का मैक्सिमम यूटिलिटी करना। ओके, मैं तो टर्मिनल वेल्थ का क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलिटी करना। फिर बोल रहा है डिसीजन कैसे, तो सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर हम लेते हैं, बेस्ड किस पे डिसीजन लेते हैं, रिस्क और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। फिर बोल रहा है आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न सेम होता है एक ही टाइम पीरियड के लिए। ओके, सो होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन रिस्क एंड रिटर्न ओवर द आइडेंटिकल टाइम हॉरिजॉन, यानी सब इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन जो ऑफ रिस्क या तो फिर रिटर्न है वो सेम होता है एक ही टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ वो होता है। ओके, अब हम बात करें जाए विद रेफरेंस टू मार्केट, तो उसमें बोल रहा है फर्स्ट के इन्फॉर्मेशन आपका जो है वो फ्रीली और साइमल्टेनियसली अवेलेबल होता है, जो सब इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। सेकंड बोल रहा है आपका कि भाई मार्केट किसी सिंगल इन्वेस्टर द्वारा आपका डोमिनेट नहीं होता है। ओके, फिर बोल रहा है कि भाई आपका जो इन्वेस्टर है वो अनलिमिटेड बोरो या तो फिर लैंड कर सकता है, और एट द रिस्क फ्री रेट के थ्रू आप कर सकते हो। फिर बोल रहा है फोर्थ आपका कि भाई मार्केट में नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट टर्म रेट या फिर अदर इम्परफेक्शंस। ओके, अदर मार्केट इम्परफेक्शंस। फिर बोल रहा है लास्ट कि भाई टोटल असेट्स फिक्स होता है और सब मार्केटेबल और डिविजिबल होता है। ओके, फिर यहाँ पे बोला है सीएपीएम मेथड के जो सारी चीजें, तो उसके फॉर्मूला आपको दिया गया है। ओके, सीएपीएम का फॉर्मूला जो हमने आगे देख लिया है, और ये उसके थ्रू आपको ये सॉल्यूशन आपको कर लेना है। ओके, सिक्योरिटी बीटा यानी बीटा दिया है, रिस्क फ्री रेट आपको दिया गया है आरएफ। ओके, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न आपको दिया गया है लाइक आरएम। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ईआर का फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है, तो ईआर का फॉर्मूला आपको चल रहा है, तो वो क्या होगा कि आरएफ प्लस आपका जो भी बीटा है, और इन टू कर देना है आपको आर एम माइनस आर एफ से। ओके, तो यहाँ पे आप फिगर डालो और आंसर निकालो ई आर का। ओके, सो ई आर आपको मिल जाएगा परसेंटेज में 13.6%। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन के बारे में। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, प्रिडिक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे मिटिगेशन के बारे में। अभी यहाँ से मिटिगेशन यानी थियरी टॉपिक यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सो फाइनेंशियल रिस्क ओवरकम द स्ट्रेटजी। ओके, सो अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिस्क का मिटिगेशन की स्ट्रेटजी के बारे में। ओके, कि उसको कैसे कम कर सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क को। सो पहली चीज बोला है कि डेवलप करो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ। ओके, ये सारी चीज हम पढ़ के आए हैं। ओके, कोई दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो तरीका जिससे हम अपने बिजनेस या तो इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज या तो फिर कम कर सकते हैं। सो रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकता है, बट लेकिन स्मार्टली प्लानिंग तो कर सकते हैं जिससे हम रिस्क को कंट्रोल कर सके। ओके, सो पहली चीज क्या बोला है कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाओ। ओके, तो इसका मैं डायरेक्ट चीज बताऊंगा, आप अंदर से पढ़ लेना। ओके, सो पहली चीज क्या बोला हमने, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्लान। सो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब कि भाई बिजनेस में आपको कौन से फाइनेंशियल रिस्क आ सकते हैं उन्हें रिसर्च करो, और प्लान बनाओ कि भाई कौन से रिस्क आप लेने को रेडी हो, कौन से मिटिगेशन आप मिटिगेट करना है और कौन से अवॉइड करना है। तो वो चीज आपको प्लानिंग के थ्रू आपको पता चलेगी, तो एक बेहतर आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सपोज करो कि भाई मान लो एक स्टार्टअप को सप्लायर से आपको डिले का रिस्क हो रहा है। ओके, तो प्लान करो ना कि भाई अल्टरनेट सप्लायर या तो फिर बफर स्टॉक इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ प्लान बनाओ। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली चीज, प्लान बनाओ। सेकंड चीज बोला है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करो। ओके,
यानी अलग-अलग असेट में आपका स्प्रेड करो, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड। ओके, तो मेन चीज़ है कि आपका इन्वेस्टमेंट सोर्स जो है वो अलग-अलग रखो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह पे मत करो, कोई शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट, बॉन्ड तो बॉन्ड। ये रियल लाइफ में भी आप एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमको बिजनेस में ही करना होता है। अभी पर्सनल फाइनेंस में जो होता है, तो पर्सनल फाइनेंस में ऐसा ही होता है। ओके, कि अलग-अलग जगह आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जिससे एक ही मार्केट में आपका सपोज करो कि डाउनफॉल चल रहा हो, तो दूसरे मार्केट के थ्रू आपको क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ओके, कोई ऐसा आई नो कि भाई कभी रिसेशन आएगा तो सभी मार्केट में डाउन चलेगा, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर दिन सभी मार्केट एक साथ डाउन रहेंगे। ओके, सो वो आपको देखना रहेगा। फिर थर्ड होता है आपका एग्जिट स्ट्रेटजी। तो सेकंड पॉइंट में आपको पता चल गया कि आपको अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता रहना है। ओके, फिर बोला एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर द एवरी इन्वेस्टमेंट, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आपका प्री डिफाइंड सेलिंग पॉइंट रखना है चाहिए। लाइक चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ओके, लाइक इससे डिसीजन टाइम पर क्लियरिटी मिलती है और हर इमोशनल लॉस अवॉइड होते हैं। ओके, सपोज करो कि स्टॉक खरीदते हैं 100 रुपए में, प्लान रखो कि भाई 120 पर प्रॉफिट बुक करेंगे, बट ओके, बट और 90 रुपीज पर हम लॉस कट करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको पहले से ही रखना चाहिए। ओके, लाइक आपको रिस्क कितना बियर कर पा रहे हो, तो वो भी आपको सेट रखना है, और आप कितने प्रॉफिट कमा लोगे तब आप बेच दोगे, तो वो भी आपको सेट कर लेना चाहिए। तो एक्सिट स्ट्रेटजी भी आपको बना लेनी चाहिए। फिर बोल रहा है परचेस इंश्योरेंस। परचेस इंश्योरेंस में क्या होता है कि भाई इंश्योरेंस बेस्ड पे होता है। ऑब्वियसली है कि अनएक्सपेक्टेड लॉस है, तो फिर अनएक्सपेक्टेड लॉस से आपको प्रोटेक्ट मिलता है। जैसे भाई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, या तो फिर बिजनेस का इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर होता है क्रिएट कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। यानी इसमें क्या होता है कि भाई बिजनेस में कैश का होना बहुत जरूरी हो, ऑब्वियसली है, और अगर कैश खत्म हो गया तो फिर बिजनेस स्टॉप भी हो सकता है। सो इफेक्टिवली कैश मैनेजमेंट से रिस्क कम होता है और प्रोसेस आपका जो है बिजनेस का वो स्मूथ बन जाता है, और डाउन टाइम भी जो है आपका कम हो सकता है। ओके, तो ये मेन चीज आपको फोकस करने की जरूरत है। ये 5 स्टेप है। ओके, फिर बोल रहा है कि भाई सीमा रिस्क मैनेजमेंट साइकिल शोज करता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट फॉर्म कंट्रोल लूप so starts with the defining the risk reference to organization goals, then the progressing through the series of the stage to the reassessment of the risk of exposure following implementation of the control। यानी बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट एक कंट्रोल लूप की तरह आपका काम करता है। पहले रिस्क डिफाइन करो, फिर स्टेज फॉलो करो, और कंट्रोल इंप्लीमेंट करके रिस्क एक्सपोजर को कंटिन्यूसली रीअसेस करते रहो। ओके, तो ये बोल रहा है आपका सीमा रिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट साइकिल है। देखना हो तो देख सकते हो, रीड कर लेना एक बार। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आपको मिला है, बेस्ड ऑन द साइकिल अबव द कोर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स आर। ओके, तो 4 चीजें, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ रिस्क रिस्पांस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी, रिव्यू ऑफ द रिस्क एक्सपोजर। ओके, तो सबके बारे में आई होप सो कि थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके, तो आपको भी दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट बोला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करना, यानी भाई ये देखा जाता है इसमें कि भाई कौन से फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं और उनका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। ओके, दूसरा बोला है डेवलपमेंट ऑफ रिस्क रिस्पांस, यानी बोल रहे हैं कि उसमें कि भाई जब भी रिस्क आइडेंटिफाइड हो जाए तो डिसाइड करता है कि भाई कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके, या तो फिर रिस्क को मिटिगेट करना है, कैसे करना है, एक्सेप्ट करें कि ट्रांसफर करें। ओके, या तो फिर अवॉइड करें। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। थर्ड होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड एसोसिएट कंट्रोल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि भाई आपको यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया जाता है, जैसे भाई पॉलिसी लगा कर लो, प्रोसीजर, चेक्स, इंश्योरेंस, या तो फिर कैश रिजर्व कर लो। ओके, जो ऊपर हमने स्ट्रेटजी पढ़ी उसको हम क्या करते हैं, इसमें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे आपका रिस्क कंट्रोल हो सके। फोर्थ आपका रिव्यू ऑफ द रिस्क एक्सपोजर, इंटरनल रिपोर्ट्स एंड रिपीटेशन ऑफ द साइकिल। यानी बोल रहे हैं कि भाई फाइनली आपको इंटरनल रिपोर्ट्स और मॉनिटरिंग करना के थ्रू आप रिस्क एक्सपोजर को रिव्यू करते हैं और साइकिल रिपीट करते हैं, ताकि भाई रिस्क मैनेजमेंट आपका कंटिन्यूअस और इफेक्टिव रहे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पूरा जो चैप्टर है या 6.3 वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, सो यहाँ पे आपका सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो पूरा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो चुका है। सो अभी हम शायद स्टार्ट करने वाले अगला आपका कोई भी नया टॉपिक। ओके, तो वो भी जल्दी से जल्दी खत्म करके आपका पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले प्लेलिस्ट के साथ। ओके, अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।